नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त कई ऐसे सवाल हैं देश के सामने कोरोना के महासंकट के समय, जो सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये सवाल ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में पूछे जा रहे हैं और ना ही कहीं और। विपक्षी पार्टियां तो पूरी तरीके से इस पे शांत है। आप लोगों ने देखा कि कोरोना संकट के दौरान भी ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, खासतौर पर उन लोगों को जो नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जो शाहीन बाग से जुड़े हुए थे और जो जिस शाहीन बाग के बारे में दुनिया ये कहती थी कि ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, एक प्रेरणा का स्रोत बना। लेकिन ऐसे मौके पर भी सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रही है जो लोग नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे या सड़कों पर थे? उनका उनके बारे में क्यों नहीं फैसला किया जाता जिन्होंने दिल्ली के दंगों को भड़काने का काम किया है? और अब अदालत ने भी एक टिप्पणी की है और अदालत की टिप्पणी बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जांच सिर्फ एक तरफा हो रही है, जब वो दिल्ली दंगों के बारे में सुनवाई कर रही थी। इन तमाम मसलों बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अपूर्वानंद और साथ ही साथ फरह नकवी। लेकिन उनसे बात शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील सत्यहिंदी.com के तमाम दर्शकों से। अपील ये कि आपका साथ हमारे साथ बना रहे और आप जब हमें साथ देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमें हिम्मत भी बढ़ती सच कहने की। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पर आप जाएं, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करें और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद। और अब बातचीत शुरू करते हैं। अपूर्वानंद जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल ये कि अदालत ने जो टिप्पणी की है और वो टिप्पणी बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ एक तरफा जांच हो रही है, बात दिल्ली दंगों के संदर्भ में थी, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? इसका मतलब तो बहुत साफ है। आमतौर पर जब इस तरह की हिंसा होती है जिसमें हिंदू और मुसलमान शामिल होते हैं और दिल्ली में फरवरी के आखिरी दिनों में जो हिंसा हुई उसमें हमने देखा कि 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हमें ठीक संख्या अभी भी पता नहीं। मारे जाने वालों में ज़्यादातर मुसलमान हैं लेकिन हिंदू भी हैं। जो तबाही हुई, बर्बादी हुई घरों की, दुकानों की, उसमें ज़्यादातर और आनुपातिक रूप से बहुत ज़्यादा मुसलमानों की हुई, लेकिन हिंदुओं की संपत्ति भी तबाह हुई, हिंदू भी उसके शिकार हुए। तो ये एक हिंसा है जिसमें आरंभ में देखा गया कि दो पक्ष हैं और बाद में देखा गया कि यह हिंसा एक तरफा हुई। तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी जांच अगर होगी तो वह सर्वांगीण होगी, हर पक्ष को लेकर चलेगी। लेकिन अगर उस जांच के क्रम में यह दिखलाई पड़े कि आप लगातार एक कहानी पेश कर रहे हैं और वह कहानी यह है कि ये जो हिंसा हुई इसके पीछे दिमाग उन लोगों का था या वे लोग साजिश कर रहे थे जो एंटी सीएए आंदोलन में शामिल थे, यानी नागरिकता के कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, तो ये पूरी तरह से एक तरफा लगती है और पूरी तरह से इरादतन की गई जांच लगती है जो किसी एक निष्कर्ष को पुष्ट करने के लिए की जा रही है। तो मेरे ख्याल में जज साहब ने उस मुकदमे को देखते हुए ये महसूस किया होगा, क्योंकि वे भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्होंने महसूस किया होगा कि ये पूरी तरह से एक तरफा है और एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की। बिल्कुल। हमारे उन दर्शकों को जिनको इस केस के बारे में पूरी जानकारी ना होगी, दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया के एक छात्र आसिफ तन्हा को गिरफ्तार किया गया था यूएपीए के अंडर में और उनको जब अदालत के सामने पेश किया गया तो सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी की पूरी जांच एक तरफा है। और अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मैंने जब दोनों इंस्पेक्टर से, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा और उनसे सवाल किए कि जो राइवल पक्ष हैं, यानी जो प्रतिद्वंदी पक्ष हैं, उनके बारे में जांच क्यों नहीं है, तो उनके पास कोई जवाब इस बात का नहीं था। यह अपने आप में बहुत गहरी टिप्पणी है। यानी दिल्ली दंगों की जो जांच हो रही है, उन दंगों में दिल्ली की पुलिस सिर्फ एक तरफा जांच कर रही है, यानी सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ रही है या उन्हीं लोगों को पकड़ने का उसका प्रयास है जो लोग नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। दंगा कभी एक पक्ष नहीं करता, दंगा दोनों तरफ से होता है, दो समुदाय के लोग होते हैं, दो गुट के लोग होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दूसरे गुट की तरफ या उनकी तरफ नजर क्यों नहीं है और जांच क्यों नहीं हो रही है? फरा, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर वो सीधे गृह मंत्रालय या सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर इतने बड़े मामले की जांच बिना गृह मंत्रालय के परमिशन के या बिना गृह मंत्रालय की जांच के इस तरीके से एकपक्षीय कर सकती है?
देखिए आशुतोष, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। आप अपनी तहकीकात कीजिए और बतौर पत्रकार आप पता कराइए कि अगर दबाव है या नहीं। हम तो सिर्फ जो हमारे सामने तथ्य हैं, जो हमारे सामने जानकारी है, जो हमने परसों ये लोअर कोर्ट जज की टिप्पणी सुनी, जिस हद तक हम लोगों ने अखबारों में एफआईआर्स पढ़े हैं, उसके बिना पर तो मैं जरूर ये कह सकती हूँ कि ये बियॉन्ड सस्पिशन ये पूरी जांच नहीं है। इस जांच में संदेह है और जो बहुत लोगों ने पहले भी कहा है और परसों जब कोर्ट ने ये बयान दिया, और मैं जोड़ना चाहूंगी कि कोर्ट ने एक और बात कही। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंसर्न डीसीपी है वो इस जांच को क्लोजली, बहुत मतलब नजदीक से इसको मॉनिटर करें ताकि ये बिल्कुल एक निष्पक्ष जांच हो। देखिए, ऐसी बयानबाजी कोई भी कोर्ट गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं करेगी। ऑब्वियसली बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ तो इनको लगा होगा। और जो बातें हम लोग सब कह रहे हैं, देखिए आशुतोष, आपने आपके सवाल में ही ये जो एक गुट दो गुट की बातें हो रही हैं, मैं मानती हूं कि आम तौर से जिसे आप दंगा कहते हैं उसमें दो गुट होते हैं, लेकिन तथ्य और सत्य ये भी है कि एक दिन के बाद ये सिर्फ एक तरफा हमला हुआ था, जिसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक मुसलमानों की जानें गई हैं और जान माल का नुकसान भी हुआ है। तो इसको, और ये एक गुट कौन था? जब आपके पास प्रमाण है, जब आपके पास एक महीने 2 महीने तक भड़काऊ भाषण के सबूत हैं, और जिन लोगों ने ये भड़काऊ भाषण दिए उन पर उनकी जांच तक नहीं होती, गिरफ्तारी तो दूर। और तो मेरा ये मानना है कि जो ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये वास्तव में दिल्ली दंगे से जुड़ी कोई तहकीकात नहीं है आशुतोष। ये वास्तव में ये पूरे एंटी सीएए प्रोटेस्ट, जो कि मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे एक जीवंत पल था। 150-200 से ज्यादा जगहों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए। ये गांधी जी की भूमि है। उनसे सीख करके एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में तिरंगा लहराते हुए हमारे नौजवान बच्चे अपना भविष्य खोज रहे थे। उनको आज की तारीख में इस तरह से सलाखों के पीछे बंद करना, और बंद ही नहीं, आप सोचिए कितना कितना खौफनाक ये मंजर है जब युवापा जैसे जब आपके आतंकवादी कानून उन पर थोपे जाते हैं। क्या वास्तव में पुलिस ये दावा कर रही है कि ये 4 लोग जिन पर युवापा थोपा गया है, जो कि एक एंटी टेररिज्म लॉ है, क्या वास्तव में आप कह रहे हैं ये बच्चे आतंकवादी हैं? जो बच्चे हाथ में तिरंगा, एक उनके मुंह से कोई मुझे दिखा दे कि एक ऐसा हिंसात्मक बयान निकला हो और आप इनको आतंक। देखिए ये आशुतोष, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतने खतरे की घड़ी है क्योंकि हमारा एंटी टेररिज्म लॉ का दुरुपयोग हो रहा है। अगर इस तरह से एंटी टेररिज्म लॉज इस्तेमाल किए गए कि आप एक केस में अंदर हैं, आपको बेल मिलती है, तब आप पर एंटी टेरर, ये आपकी तहकीकात है? आप इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से तहकीकात कर रहे हैं कि आपकी, जब मुझे एक केस में आप बेल देते हैं, पुलिस दूसरे हाथ से मुझ पर टेररिज्म लॉ थोपती है। आपकी पूरी कड़ियां जोड़ करके देखिए और फिर सोचिए सत्य क्या है। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, लेकिन अपने दर्शकों को आगे बातचीत बढ़ाने के पहले मैं एक चीज और जानकारी इनको देना चाहता हूं कि दरअसल 23 तारीख को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की 2 लड़कियां जो पिंजरा तोड़ संगठन है उनसे जुड़ी हुई संगठन ये लड़कियां थी, और इन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनको अदालत के सामने पेश किया गया तो अगले दिन अदालत ने फौरन ही बिना ज्यादा सोचे समझे इनको जमानत दे दी, और जमानत देते समय यह भी कहा कि दरअसल इनके खिलाफ एफआईआर और जो केस फाइल है उसको देखने के बाद किसी तरीके का कोई केस बनता नहीं है। फिर अदालत ने यह भी कहा कि ये लोग वो हैं जो दरअसल
एनआरसी और सीएए का विरोध प्रदर्शन में गई थी। इनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं, पढ़ी लिखी हैं और समाज में इनकी गहरी जड़ें हैं। और उसके बाद उनको जमानत दे दी। जमानत देने के फौरन बाद पुलिस ने, दूसरी पुलिस की टुकड़ी आई, स्पेशल सेल आई और उसने उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद, गिरफ्तार करने पे जो आरोप लगाए वो बहुत संगीन लगाए। हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा भड़काने और षड्यंत्र। पहले सिर्फ इतना आरोप लगाया गया था कि सरकारी अधिकारी के काम में दखल देने का। अब सवाल ये खड़ा होता है अपूर्वानंद जी कि पहले आप गिरफ्तार करते हैं सरकारी काम में दखलंदाजी को लेके और बाद में आप हत्या का मुकदमा दर्ज कर देते हैं और एक हफ्ते के अंदर 2 अदालतों की टिप्पणियां बिल्कुल दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। आपकी नजर में दिल्ली पुलिस की मंशा क्या दिखाई पड़ती है? यह मंशा तो बहुत साफ है। यह मंशा दरअसल एक कहानी गढ़ने की है और वह कहानी यह है जो बहुत पहले से कही जा रही है और जो दरअसल फरवरी की हिंसा के बाद जो गृह मंत्री ने बयान दिया संसद में, उस बयान में प्लॉट है ताकि आप कहानी खड़ी कर सकें उस प्लॉट के आधार पर। उस बयान में इशारा किया गया उन संगठनों की तरफ जो सांप्रदायिकता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं, उन संगठनों की तरफ और उन व्यक्तियों की तरफ इशारा किया गया जो पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ काम करते हैं, कि यही लोग हिंसा भड़का रहे थे। उसके पहले थोड़ा सा पीछे चले जाएं और दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके अभियान को याद करें। उस पूरे अभियान में एक कहानी कही जा रही थी। वो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि दिल्ली में 20 से ज़्यादा जगहों पर और पूरे भारत में 200 से ज़्यादा जगहों पर ये जो नए नागरिकता कानून का विरोध करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान हैं और दूसरे लोग भी हैं, ये दरअसल एक खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री का शब्द याद कीजिए, उन्होंने कहा ये संयोग नहीं प्रयोग है। लोगों ने कहा था कि इसमें एक तरह की स्पॉन्टेनिटी है या एक तरह से स्वतः स्फूर्त है, ये ऑर्गेनिक है, ये वहीं से पैदा हुआ, यानी शाहीन बाग के बाहर से इसकी योजना नहीं बनी। शाहीन बाग में रहने वाले निवासियों ने सोचा, उसी तरह जैसे सब्जी बाग में रहने वाली औरतों ने पटना में सोचा, या चांद बाग में रहने वाली औरतों ने या सीलम बाग में रहने वाली औरतों ने सोचा कि हम करें, और उन्होंने अपने तरीके निकाले। कहा गया कि नहीं नहीं, ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। इशारा यह था कि यह खतरनाक प्रयोग कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं। यह बात प्रधानमंत्री ने कही। उसके पहले उन्होंने एक दूसरी सभा में यह कहा था कि जो सीए का विरोध कर रहे हैं उनको उनके कपड़ों से पहचानिए। ये फिर डॉग विसिल थी, कपड़ों से पहचानिए, यानी वे मुसलमान हैं, उनको पहचानिए। उसके बाद आप विधानसभा चुनाव में और भाषणों को सुनिए, जिन भाषणों में यह कहा गया कि जो बटन है ईवीएम मशीन पर, उसको इतने जोरों से दबाइए कि करंट निकले और वो शाहीन बाग तक पहुंचे और वो इतने जोरों का हो कि वो वहां से उठ जाए। फिर एक केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा नारा लगवाया गद्दारों को गोली मारने का। फिर एक वरिष्ठ सांसद ने, जो दिल्ली के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यह कहा कि इस शाहीन बाग के अंदर बलात्कारी छिपे हुए हैं, आतंकवादी छिपे हुए हैं, ये ऐसे लोग हैं जो हमारे घरों में घुस जाएंगे, हमारी बेटियों का बलात्कार करेंगे। तो ये एक पूरी कहानी पिछले 3 महीने से गढ़ी जा रही थी और कहानी ये थी कि जो भी नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहा है वो एक साजिश कर रहा है। वह साजिश भारत के बारे में, भारत के खिलाफ है, और भारत चूंकि हिंदुओं का है इसलिए हिंदुओं के खिलाफ है। और चूंकि इसमें मुसलमान ज्यादा शामिल हैं, समझ सकते हैं आप कि मुसलमान जब भी इकट्ठा होते हैं, ये पूर्वग्रह है जो पिछले 150 साल से गहरे जड़ जमा गया है हिंदुओं के दिमाग में कि अकेला मुसलमान तो भला हो सकता है, लेकिन 4 मुसलमान हों तो वो कोई साजिश कर रहे होंगे आपके खिलाफ, उनसे सावधान हो जाओ। इस पूर्वग्रह को लेकर, इस पूरी कहानी को लेकर को अगर आप जोड़ें तो ये दिखलाई पड़ता है कि आखिरकार हिंसा भड़की, हिंसा हुई, तो ये हिंसा अपने आप तो नहीं हुई ना। और इस हिंसा के पहले ये जो हिंसक बयान दिए जा रहे थे, जनता को भड़काया जा रहा था, हिंदुओं को खासकर, उस बीच में मैंने 2 और वीडियोस देखे। एक वीडियो हरियाणा से आया और एक वीडियो दिल्ली से आया। उस वीडियो में लोग नारे लगाते हुए चल रहे थे। एक में लोग नारे लगा रहे थे प्रधानमंत्री का नाम लेकर कि तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। एक में नारा लग रहा था दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब क्या है? किसके खिलाफ लठ बजाओ? और ये मैंने पहली बार देखा कि जनता का एक हिस्सा ये कह रहा है कि पुलिस हिंसा करे और मैं उस पुलिस के साथ हूं।
ये इतना खतरनाक और हिंसक नारा था। तो अदालत का जो की टिप्पणी है और जांच जिस तरह से चल रही है उससे बहुत साफ है कि जांच में यह दिलचस्पी ही नहीं है कि वह फरवरी की हिंसा को समझने की कोशिश करे। वह हिंसा हुई कैसे, कौन लोग उसमें शामिल थे, पहले घंटों में क्या हुआ, बाहर से कौन लोग आए, कौन लोग हेलमेट लगाए हुए थे, क्यों ये कहा जा रहा है कि ट्रॉली भर भर के पत्थर आए, उन सब की जांच होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। उन हिंदुओं के लिए जरूरी है जो मारे गए, और जो दर्जनों की संख्या में मुसलमान मारे गए उनके लिए बहुत जरूरी है। जिनके संपत्ति लुट गई, जिनके घर बर्बाद हो गए, उनके लिए बहुत जरूरी है, और सारी जनता के लिए जरूरी है ये जांच। लेकिन यह जांच हो ही नहीं रही है। एक कहानी गढ़ी जा रही है, वो साजिश की एक कहानी है, और मैं इस कहानी को खुद ही एक साजिश मानता हूं, जो साजिश की जा रही है जांच एजेंसियों के द्वारा। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि एक साजिश है, एक कहानी गढ़ी जा रही है। इस कहानी को गढ़ने के पीछे का कुछ तो मंतव्य होगा, मतलब कोई चीज यूं ही नहीं कही जा रही। अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो शाहीन बाग के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जबकि दिल्ली का चुनाव होने वाला था, कि और मैं उस रैली में मौजूद था जब इस वक्त ये बात हुई थी, उसमें ये कहा गया कि ये महज एक संयोग नहीं, एक प्रयोग है। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें करता है फरा, तो जो कहानी की बात प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, अपूर्वानंद जी कह रहे हैं, उस कहानी को कहने की जरूरत क्यों है, और क्यों वो प्रधानमंत्री के स्तर पर वो बात कही जा रही, उसके पीछे का मतलब क्या, उसके पीछे का अर्थ क्या है? देखिए, इस कहानी को गढ़ने के पीछे मेरे हिसाब से बहुत स्पष्ट है कि हुकूमत के गले ये पूरा जो आंदोलन चला, जो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक लोगों ने चलाया, इस आंदोलन ने एक ऐसे कानून को चुनौती दी, एक ऐसी विचारधारा को चुनौती दी जो हिंदुस्तान को सांप्रदायिकता की ओर ले जा रहा था। आंदोलनकारियों ने क्या कहा कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA ये गैर संवैधानिक है, ये सांप्रदायिक है, ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में धर्म को नागरिकता का आधार बनाता है। इसका विरोध करने जब भारत के लोग, भारत की आवाम सड़कों पर निकली, ये हमारे पावर्स दैट बी, हमारे हुक्मरानों के गले में ये निगला नहीं गया। उनको एक इतनी कड़ी चुनौती दी गई। और आप देखिए, एक्चुअली ये पूरे CAA की लीडरशिप, इसकी बागडोर, इस पर बयानबाजी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री से भी ज्यादा हमारे गृह मंत्री ने की है। और उनके लिए ये एक साफ चुनौती। आप सोचिए, आप हैं विशाल भारत के गृह मंत्री, और आपको हजारों सैकड़ों की तादाद में युवा पीढ़ी के लोग खड़े होकर सड़कों पर प्यार भरे नारों से, संविधान के नारों से चुनौती दे रहे हैं। सरकार से ये चुनौती हजम नहीं हुई। जब दिल्ली का दंगा भड़का तो पूरे इस खूबसूरत प्रदर्शन, इस खूबसूरत आंदोलन को कलंकित करने का ये प्रयास है। ये कहानी इसलिए गढ़ी जा रही है कि आप पूरे CAA एजिटेशन को आप बदनाम कीजिए, आप एक शांतिपूर्वक आंदोलन को हिंसात्मक षड्यंत्र में परिवर्तित कीजिए। ये सब नैरेटिव का खेल है। ये पूरा एक क्रिएट किया जा रहा है, नैरेटिव का खेल। आशुतोष, आप मीडिया में से हैं, आप जानते हैं किस तरह से ये चीजें होती हैं। तो एक पीसफुल, शांतिपूर्वक आंदोलन अब लोगों के दिमाग में धीरे धीरे, मतलब टेररिज्म लॉज का इस्तेमाल करके और ये पूरी एक कहानी पिरो करके उसको कलंकित किया जा रहा है, ताकि हिंदुस्तान के इतिहास में वो एक डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत, लोकतंत्र का प्रतीक न रह करके एक हिंसात्मक षड्यंत्र का प्रतीक बन जाए। जी, अपूर्वानंद जी, जो बात फरह ने जिस ओर इशारा किया है, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। क्या हिंदुस्तान के अंदर पहली बार किसी आतंकवाद विरोधी कानून का इस तरीके से उसका पालन हुआ है? टाडा भी था पहले, और भी दूसरे कानून थे,
सेडिशन के चार्जेस भी इस देश के अंदर पहले लग चुके हैं। इवन की जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो कमजोर प्रधानमंत्री माने जाते, उनके जमाने में थी। दूसरी बात, जो क्या ये मामला सिर्फ जो है वो सीएए से ही जुड़ा है या उसके पहले से जुड़ा हुआ है? क्या ये 2014 से शुरू हुआ है या 2014 के पहले से शुरू हुआ है? मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या हम उसको बहुत संकीर्ण नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ उसको नागरिकता कानून के संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये जिस नैरेटिव की बात फरह नकवी कर रही हैं, क्या वो नैरेटिव बहुत इमीडिएट, बहुत इंस्टेंट में जाके हम देख रहे हैं? इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है? उससे उससे इसको जोड़ने की क्या क्या कोशिश नहीं है? और क्या जो पहले जो एक कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक्स बनाने की कोशिश की गई, अब उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है? इसमें दो बातें हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके पहले की सरकारों ने भी ऐसे कानूनों का इस्तेमाल किया है, बल्कि यह कानून ही जिसका जिक्र कर रही थी फराह, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यह कानून कांग्रेस का लाया हुआ कानून है और उस वक्त हम लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था कि यह बहुत ही खतरनाक कानून है और इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने सेडेशन का इस्तेमाल पडेकुलम में जो परमाणु संयंत्र का विरोध कर रहे थे वहाँ के गांव वाले, उनके खिलाफ होते हुए देखा। हमने झारखंड में सेडेशन के कानून का इस्तेमाल वहाँ के आदिवासियों के खिलाफ होते हुए देखा है। तो इन दोनों खतरनाक कानूनों का, जिनकी जनतंत्र में कोई जगह नहीं है, इनका इस्तेमाल पहले राज्य ने किया है। हमें यह समझना तो चाहिए ही, हम जानते हैं कि राज्य एक जोर जबरदस्ती की संस्था है, जिसको कहा जाता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है कोर्शन का। वह सहमति पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जबरदस्ती भी करता है। तो वह तो राज्य का सामान्य चरित्र है और वो जबरदस्ती फिर हर तबके पर होती है। वह जो भी उस राज्य का सदस्य है उस पर वह जबरदस्ती होती है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल एक खास दिशा में मुड़ जाए, उसकी नोक की खास दिशा में मुड़ जाए, तब कान खड़े हो जाते हैं कि इसका इस्तेमाल अब क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। और ये 2014 से लेकर अब तक इसमें पैटर्न दिखलाई पड़ता है कि इसका इस्तेमाल अब किया जा रहा है उनके खिलाफ जो मुसलमान हैं, जो नौजवान एक्टिविस्ट्स हैं और उनके खिलाफ जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं या जो ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं। यानी अब तक ये माना जाता था कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वे उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि उन्हीं को निशाना बना दिया जाता है, उन्हीं को गैर कानूनी ठहरा दिया जाता है, उन्हीं को आतंकवादी ठहरा दिया जाता है, उन्हीं लोगों को अर्बन नक्सल कह के डिलेजिटिमाइज करने की एक तरह से आपराधिक ठहराने की कोशिश की जाती है। जैसे नक्सल होना ही अपने आप में आपराधिक होना है या माओवादी होना ही आपराधिक होना है। उच्चतम न्यायालय कह चुका है कि अगर आप माओवादी हैं, इससे आप आतंकवादी सिद्ध नहीं हो जाते, आप आपराधिक सिद्ध नहीं हो जाते। उसके लिए आपराधिक कार्रवाई में शामिल होना सिद्ध होना चाहिए कि मैं कोई आपराधिक कार्रवाई कर रहा हूं। तो आपका यह कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2014 के पहले से, मैं कहूंगा सक्रिय रूप से 2002 के बाद से यह कोशिश की गई ये दिखाने के कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बराबरी से अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है और यह पूरी तरह से डिनाई किया जा सकता है। एक पूरा का पूरा मैसेकर, एक पूरा का पूरा जनसंहार डिनाई किया जा सकता है। 2002 में जो जनसंहार गुजरात में हुआ, उसके बाद अगर आप गुजरात के मुख्यमंत्री की यात्रा देखेंगे जो उन्होंने गुजरात में की और उस यात्रा के वीडियो, उनके भाषण देखेंगे, तो उन्होंने गुजरात की जनता को यह कहा, जो कि प्राय हिंदू जनता थी, कि क्या यहाँ कोई जनसंहार हुआ। वो ये लोगों से सुनना चाहते थे और धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि कुछ नहीं हुआ यहाँ। तो आपने डिनाई करना शुरू किया कि कुछ हुआ। एक दूसरे कि आपने यह कहना शुरू किया कि यह जो हुआ ये इन्हीं लोगों ने अपने पर करवा दिया, ये दरअसल मुसलमान ही खुद पर करवा रहे हैं। यह बात भी धीरे धीरे लोगों के मन में डाली गई। ये हमने वहां भी देखा, या मुजफ्फरनगर में भी हमने देखा, दूसरी जगहों पर भी देखा। तो मैं इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहता हूं एक मेजॉरिटेरियन स्टेट के, या जैसे आप कह रहे थे स्ट्रक्चरल चेंज लाना। तो धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स उनमें डाल रहे हैं, और ये सब के सब भावनात्मक एलिमेंट्स हैं जिनको कानून के सहारे लाया जा रहा है। नागरिकता का जो नया कानून था वह इस स्ट्रक्चरल चेंज में एक बहुत अहम कड़ी थी।
उसके पहले 370 को शिथिल किया जाना, और 370 को शिथिल किया जाना उसकी ताकत को, क्योंकि वो पहले ही बहुत हद तक बेमानी हो चुका था। जी जी। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, ये सारे लोग जानते हैं। यह दिखाकर कि हम उसको तोड़ सकते हैं, हम उसको राज्य के दर्जे से नीचे गिराकर यूनियन टेरिटरी में तोड़ दे सकते हैं, और हम मुसलमानों को पूरी तरह से लॉकडाउन में डाल सकते हैं, हम उनके मुंह पर ताला लगा दे सकते हैं, हम 370 को शिथिल कर दे सकते हैं, या उसके बाद राम मंदिर, और उसके बाद नागरिकता का कानून। नागरिकता का कानून मैं कहूंगा इस ताबूत में आखिरी कील थी। और इस वक्त मुसलमानों को यह लगा कि यह बहुत हुआ, अब हमें उठकर खड़ा होना होगा, हमें बराबरी के, नागरिकता के बराबरी के सिद्धांत पर जोर देना होगा। वे और कुछ नहीं कह रहे थे, कि किसी के खिलाफ नहीं जा रहे थे। यह करने की वजह से यह सामने दिखलाई पड़ा कि ऐसी हिमाकत कैसे की जा सकती है, मुसलमान ऐसी हिमाकत कैसे कर सकते हैं। वो विरोध करें, उन्हें तो मार खाते रहने चाहिए। राम मंदिर बन गया, उन्हें खामोश रहना चाहिए। 370 शिथिल हो गया, उन्हें खामोश रहना चाहिए। अब यह कानून आ गया और इसमें बहाना यह लिया गया कि यहाँ के मुसलमानों को तो हम कुछ कह नहीं रहे हैं, हम तो बराबर के हिंदुओं को ला रहे हैं अंदर, तो मुसलमानों को क्या तकलीफ। मुसलमान सिर्फ एक सैद्धांतिक बात कह रहे थे, वे और कुछ नहीं कह रहे थे। उस सिद्धांत की रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन राज्य जब बहुसंख्यकवादी होने लगे, राज्य अनिवार्यतः जोर जबरदस्ती की संस्था है, लेकिन बहुसंख्यकवादी राज्य एक आबादी पर जोर जबरदस्ती की संस्था है, जिसमें वह दूसरी आबादी की सहमति लेकर उस पर जोर जबरदस्ती करता है। यह बहुत खतरनाक है। अब अपूर्वानंद जी, जो बात आपने कही उससे मैं थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि ये सिर्फ मुस्लिम तबके पर ही अटैक नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो हर वो तबका जो मुखर है, जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, उसको एंटी नेशनल घोषित करने की कोशिश की गई है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आज अपनी आवाज को बुलंद करना भी मुश्किल हो रहा है। और जब ये नागरिकता कानून का जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसमें सिर्फ एक तबका नहीं था, बल्कि बहुत सारे ऐसे हिंदू तबके के लोग थे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के लोग थे, और उस दिल्ली के नहीं, बाहर भी लोग थे। तो खैर वो एक अलग डिबेट है। बट फरज, जो बात प्रोफेसर अपूर्वानंद जी ने आप कही है, क्या आप उससे आपको लगता है कि वो कहीं एग्जेजरेशन तो नहीं है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने 2002 का जिक्र किया, उसके पहले हम 1984 का भी जिक्र है। अगर प्रोफेसर लोगों को या जो माओ समर्थक लोग थे उनको गिरफ्तारी अगर अभी हुई, अर्बन नक्सल किया गया है, तो मनमोहन सिंह के जमाने में भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कई ऐसे प्रोफेसर्स को गिरफ्तार किया गया जो बेचारे शायद चल फिर भी नहीं सकते थे। तो ये जो कोएर्सिव रूप है स्टेट का, वो पहले भी था, आज भी है, शायद थोड़ा ज्यादा है, ऐसा लोग कह सकते हैं। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि कहीं हम कुछ ज्यादा तो रीड नहीं कर रहे हैं इस पूरे कथन में, इस कहानी में? आशुतोष, माफ कीजिए, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल उस तरह का है जैसे हम आए दिन सुनते हैं मीडिया चैनलों से कि आज ये हुआ है लेकिन कल तो वो हुआ था, आज ये हुआ है लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में भी फलाना हुआ था, आज ये हुआ है लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भी ये किया था। ये व्हाट अबाउटरी वाला जो मामला है, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो गलत था, वो तब भी गलत था, वो आज भी गलत है। सेडिशन का कानून, बल्कि हिंदुस्तान की पूरी क्रिमिनल लॉ 1860 से हम अपनाते चले आ रहे हैं। ये अंग्रेजों का क्रिमिनल लॉ है जो हमने अडॉप्ट कर लिया। द लीगल सिस्टम इन इंडिया हमेशा से ही राज्य के पक्ष में और नागरिक को कमजोर रखता है। वो क्योंकि वो नागरिक, अंग्रेजी हुकूमत जब थी तब हम नागरिक नहीं थे, तब हम सब्जेक्ट्स थे, तब वो हमारे हुकुमरान थे। आज हुकुमरान हम हैं, वी द पीपल, हम चुनते हैं इन लोगों को। हमारे पूरे न्याय प्रणाली में, हमारे पूरे कानून व्यवस्था में ये गैर बराबरी है। सत्ताधारी स्टेट है, सत्ताधारी बल्कि सिटीजन होने चाहिए। तो इसमें कोई बहस का मुद्दा तो है नहीं कि क्या ये टेररिज्म लॉ
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, क्या ये गलत था? गलत तब था, गलत आज भी है, और उसका पुरजोर हमने मुखालिफत की, उसका विरोध किया। सेडिशन का कानून, आप बिल्कुल जायज है ये पूछने में, सेडिशन का कानून इस्तेमाल किया गया, बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया। इसका ये मतलब नहीं कि हम कहें देखिए जो दौर चलता आ रहा है वो दौर आज भी चल रहा है, वो कल भी चलेगा, लिहाजा हम लोग चुप बैठ जाएं। दो फर्क हैं आज के दौर में जी। दूसरा, एक जो सत्ताधारी पक्ष आज हमारी राजनीति पर एक तरह से पूरी तरह छाया हुआ है, उसमें एक बहुत गहरी आइडियोलॉजिकल जड़ें हैं, एक विचारधारा है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहले इतनी गहरी जड़ों वाली एक आप विचारधारा से आप सहमत हैं या असहमत हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूं इट इज अ वेरी आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पार्टी। ये पहली बार हमारे इतिहास में इतनी आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पार्टी है, और बदकिस्मती से इनकी विचारधारा, इनकी आइडियोलॉजी का निशाना ही हिंदुस्तान के नागरिकों का एक समूह है, जिनको वो कहते हैं कि मुसलमान हैं। देखिए, असल में तो हर मुसलमान नागरिक भी है, शाहीन बाग वाली औरतें नागरिक थी, लेकिन हमारे चश्मे की गलती है, इस विचारधारा ने जो अलगाव फैलाया है, जो हमें चश्मे पहनाए हैं कि अब हम सबको खाली हिंदू और मुसलमान की नजरों से देखते हैं, ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ये विचारधारा जो आज ये युवापा और सेडिशन जैसे कानूनों का दुरुपयोग कर रही है, ये सीधा निशाना साध रही है हिंदुस्तान की एक बहुत गहरी बुनियादी पत्थर पर, वो है सेक्युलरिज्म। उस पर जब वार होगा आशुतोष, तो हमारा समाज टूटने लगेगा, और इसलिए ये जो वार आज कर रहे हैं, ये हमारे सामाजिक एकता के लिए बहुत खतरनाक है। जिस तरह सेडिशन और अर्बन नक्सल, वो अलग किस्म के जो हमारे पहले इतिहास में हुए, जो मनमोहन सिंह जी के वक्त में भी हुए, उनसे पहले भी हुए, वो इस तरह हमारी समाज में बंटवारा लाने के लिए ये कानून नहीं इस्तेमाल हुए थे। वो अलग किस्म की राजनीति थी। अगर वो न्यूक्लियर इशू को लेकर के, अगर विनायक सेन के खिलाफ, वो अलग राजनीति थी। ये राजनीति अलग है, और इस राजनीति में वो जहर है कि आपके समाज को बांट देगी आशुतोष। ये फर्क है। अपूर्वानंद जी, लेकिन इस विचारधारा को सत्ता में तो जनता ने पहुंचाया है। 303 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, 350 सीटें पूरे गठबंधन को मिली हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है। तो अगर हम आप कह रहे हैं कि वो जहर है, तो जनता अगर वो जहर स्वीकार कर रही है, सामाजिक जो विघटन है उसको जनता स्वीकार कर रही है, तो बिना जनता की स्वीकृति के ये विचारधारा अपने आप को कैसे स्थापित कर सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग चीजों को सही पर्सपेक्टिव में समझ नहीं पा रहे हैं, या जनता गलती कर रही है? जनता गलती करती है। जब हम ये कहते हैं जनतंत्र है और जनतंत्र में जन सर्वोपरि है, तो सब्जेक्ट से सिटीजन बनने की यात्रा, सिटीजन से सब्जेक्ट बनने का पतन भी हो सकता है। उस तरफ भी जनता जा सकती है, और उसे मालूम नहीं हो सकता है, होता है कि वो धीरे धीरे गुलाम कैसे बन गई। ऐसा दुनिया के इतिहास में बहुत बार हुआ है। अब ऐसा अगर भारत में हो रहा है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जनता की सहमति से ही फासिज्म आता है। कहीं भी फासिज्म आसमान से नहीं टपका है, उसके लिए एक सहमति बनाई जाती है, जनता उससे सहमत होती है, और उसके बाद फासिज्म काबिज हो जाता है। यह कहा भी जाता है कि दरअसल फासिज्म का जो कीड़ा है या उसका कीटाणु है, वो जनतंत्र की देह में पलता है, और वो सही मौका देखकर वो उस देह पर कब्जा कर लेता है। तो ये ठीक है, अभी एक ऐसा ही क्षण है भारतीय जनतंत्र में जब हम ये कह सकते हैं कि इस कीड़े ने इस देह को बेबस कर दिया है। लेकिन इससे यह तो साबित नहीं होता कि आप ये न कहें कि यह दरअसल कीड़ा है क्या, और यह कीड़ा जहरीला है कि नहीं, और इससे इस देह को नुकसान कैसे हो रहा है, यह तो आपको कहना ही पड़ेगा।
आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि देह पर इसने कब्जा कर लिया इसलिए अब हम क्या करें। हमने देखा है कि जब इसने कब्जा किया तो एक एक करके संस्थाओं ने हथियार डाल दिए। वह संस्थाएं विश्वविद्यालय की हैं, वह संस्था न्यायपालिका की है, वह संस्था जांच एजेंसियों की है, जो ऑटोनोमस संस्थाएं हुआ करती थी, वह संस्था मीडिया की है। इसलिए यह इतना ज्यादा खतरनाक है कि यह सबको निष्क्रिय कर देगा, बेकार कर देगा, और जनतंत्र उसके बाद, जनतंत्र नाम का एक खोल रहेगा, सिमुलेशन रहेगा जनतंत्र का, लेकिन उसका जो उसका कंटेंट है वो जनतंत्र का रह ही नहीं जाएगा। आप चुनाव कराते रह सकते हैं और चुनाव के जरिए आप तानाशाही को बरकरार रख सकते हैं। तो जो हम कर रहे हैं उसमें दो चीजें हैं, दो तत्व हैं। एक, हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि तानाशाही एक लिहाज से आ चुकी है। दूसरे, यह तानाशाही बहुसंख्यकवादी तानाशाही है। ये मेल बहुत ही घातक मेल है, क्योंकि इसमें उस जनता की सहमति ली जा रही है, उस जनता के नाम पर यह किया जा रहा है। इसलिए बार बार गुजरात में भी कहा जाता था हम 5 करोड़ गुजराती, जैसे कि उन गुजरातियों के सहारे वह अपने आप को वैध ठहराने के, उचित ठहराने के, जायज ठहराने की कोशिश कर रही है। तो जनता गलती करती है और जनता को चेतावनी देनी पड़ती है। रघुवीर सहाय हूं, दूसरे कवि हूं, उन सारे लोगों ने जनता से नाराजगी दिखलाई है कि आप दरअसल जनता होने का धर्म भूल रहे हैं, और जनता होने का धर्म है सवाल करना जी, सत्ता के आगे बिछ नहीं जाना। आप, जनता का अर्थ यह है सत्ता को नियंत्रित करना, सत्ता को हमेशा उचित ठहराने के लिए तर्क नहीं खोजना, सत्ता से तर्क पूछना, न कि सत्ता कोई फैसला कर दे उसके बाद आप उसके लिए तर्क खोज रहे हैं। यह जनता का धर्म नहीं है। जनता यह जब धर्म भूलने लगती है तो उसको याद दिलाना पड़ता है। वह काम तो हमारा, आपका, सबका है। बिल्कुल। फरा, क्या याद दिलाना आज आसान है? जनता को उसके धर्म की याद दिलाना आसान है? कि मुश्किल काम भी करने चाहिए आशुतोष। मुश्किल काम है, मुश्किल काम भी करने चाहिए। अब ये आसान है या मुश्किल, हम आप मिलकर के कल को, जब हम आने वाले कल में गुजरे वाले कल को देखेंगे तो शायद हमें एहसास होगा कि मुश्किल था या आसान था। लेकिन अगर अपने देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो चाहे मुश्किल हो या, ये मेरे लिए बेमायने है कितना मुश्किल है कितना आसान है। जो करना है वो करना है, जो सत्य है वो सत्य है, और जो हमें कहना है वो तो हमें कहना चाहिए। बिल्कुल, जो हमें कहना है वो कहना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की बातचीत का जो लब्बो लुबाब निकलता है वो यहीं पे आके रोकी। जो कुछ भी इस वक्त देश के अंदर हो रहा है वो लोकतंत्र के लिहाज से, लोकतंत्र के मानदंड पे बिल्कुल सही खरा उतर रहा हो, ये नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। अब जैसे कल ही का आप वाकया ले लीजिए, अदालत के अंदर मामला माइग्रेंट लेबरर्स का था। सॉलिसिटर जनरल साहब वहां क्या कह रहे हैं? सॉलिसिटर जनरल साहब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है वो पैरेलल सरकारें चला रही हैं। यानी वो हाई कोर्ट जो प्रवासी मजदूरों के बारे में सोच रही थी, जो सरकारों को डांट रही थी, जो कह रही थी कि आप अपना काम ठीक से करिए, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उनको सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि वो पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। दूसरी बात, वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इस देश के अंदर तो बहुत ही आम चेयर इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कमरे के अंदर बैठे रहते हैं और जिनका कोई काम नहीं है। और दरअसल ये भी कहा गया इशारों में कि दरअसल ये तो गिद्ध लोग हैं। अब गिद्ध लोग हैं तो फिर बड़ा मुश्किल काम होता है कि गिद्ध लोग, वो तो गिद्ध क्या चीज होती है वो तो अल्लामा इकबाल इसको समझा पाएंगे कि वो क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इससे आगे है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। हिंदुस्तान के 20 बड़े वकीलों ने चिट्ठी लिखी, हालांकि उसमें कांग्रेस के पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल भी थे, लेकिन उससे ज्यादा कड़ी चिट्ठी लिखी जस्टिस गोपाल गौड़ा ने। और उन्होंने कहा कि जो एडीएम जबलपुर का मामला था वो भारत के जुडिशरी के इतिहास का सबसे काला पक्ष है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रवासी मजदूरों के मसले में जो रिस्पांस नहीं किया है वो उससे बड़ा काला पक्ष हो गया है। और साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस महोदय ने टिप्पणी की कि वो लोग जो इस संस्थान के सदस्य थे और बाहर चले गए, अब वो इस संस्थान को रन डाउन कर रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। खत्म इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कुछ चीजों को हमें
बिना कहे समझने का कई आदत डालनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, साथ ही साथ फरहान नकवी जी, इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और अपने तमाम दर्शकों का जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस बातचीत को सुनने की आदत डाली है और डालनी भी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।